मैं भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद देता हूं कि आपने जो हम लोगों को कोचिंग दी इस चुनाव में, पूरा प्रशासन आगे करके जितनी भी बेईमानी हो सकती थी की। अखिलेश यादव का ये वीडियो सुना आपने। अखिलेश यादव ने कहा कि धन्यवाद बीजेपी, जो हम लोगों को आपने कोचिंग दी है वो हम भूलेंगे नहीं। कैसे शासन प्रशासन का इस्तेमाल होता है वो सब याद रखा जाएगा। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। बीजेपी की सरकार आने के बाद सारा पर्दा बेपर्दा हो गया है, सारे मिथक टूट गए हैं। सबको पता है कि यूपी में कैसे सरकार चल रही है। सोचिए कैसे अखिलेश यादव को 56 एसडीएम कहकर बदनाम किया गया था, और बदनाम करने वाले कौन थे? वही जातिवादी मनुवादी मीडिया। लेकिन मुझे तो ताज्जुब होता है कि आज भी अखिलेश यादव उन्हीं को कूद कूद कर जाकर इंटरव्यू देते हैं। सोचिए किस तरह से अखिलेश यादव के दौर में अफवाह फैला गया। जब अखिलेश यादव की सरकार थी तो कोई नहीं पूछता था कि डीएम किस जाति का है, एसपी किस जाति का है, दरोगा किस जाति का है, एसडीएम किस जाति का है, लेखपाल किस जाति का है और बीएलओ किस जाति का है। जब मायावती जी की सरकार थी तब भी कोई नहीं पूछता था। जब लालू यादव की सरकार थी तब भी कोई नहीं पूछता था। तो सोचिए इस देश में जब दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक हेमंत सोरेन की सरकार में आप देखिए ज़्यादातर सवर्ण ही वहाँ एसपी, डीएम, कलेक्टर, सीएम है। लेकिन अब बीजेपी ने सबको सिखा दिया है। सोचिए, मैं फिर कह रहा हूँ, राहुल गांधी ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा था कि ब्यूरोक्रेट्स, कॉरपोरेट और पॉलिटिकल पार्टी का नेक्सस है। इस देश में ईवीएम को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इसको नहीं सुनेंगे। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में एक पॉल हैं जो बड़े आदमी हैं, उन्होंने एक याचिका दायर की कि मैं अमेरिका लंदन से आया हूं, लेकिन ईवीएम से वहां चुनाव नहीं होता है तो भारत में भी नहीं होना चाहिए। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच ने क्या कहा? नाम मुझसे मत पूछिए, आप लोग सर्च कर लीजिए। कहा कि ऐसा क्यों है, जब चुनाव लोग जीत जाते हैं तब क्यों नहीं बोलते हैं, हारने के बाद क्यों बोलते हैं? तो सोचिए मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक का किस तरह का नेक्सस बना हुआ है। सवाल है कि जब तक दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक लोग इसके खिलाफ नहीं बोलेंगे तब तक नहीं होगा। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, अगर ईवीएम भी रहेगा और कल मायावती जी, अखिलेश यादव प्रधानमंत्री बन जाएं या मुख्यमंत्री बन जाएं तो ये बेईमानी नहीं कर सकते हैं। क्यों? याद है मनमोहन सिंह की सरकार, इस देश में चारों तरफ से ईमानदारी का झंडा लेकर लोग घूमते थे। सबसे पहले तो सीएजी के विनोद राय ईमानदार हो गए थे। वो कोयला घोटाला, टेलीफोन घोटाला का नारा दे रहे थे, जनरल कैटेगरी से थे। सोचिए तो एक चपरासी हो या एक चीफ जस्टिस हो, वो और जाता है। याद है मायावती जी का पार्क, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट रोज संज्ञान लेता था कि ये पैसे की बर्बादी है तो पत्थर लग रहा है। याद है लालू यादव की सरकार, किस तरह से चुनाव आयोग में टीएन सेशन जैसा आदमी आ जाता है और उसको भारत की जातिवादी मनुवादी मीडिया सबसे ईमानदार चुनाव आयोग कहता है। याद है मायावती जी के हाथी की मूर्ति जो लगी हुई थी उसको ढकवा दिया गया था। आज भी नीतीश कुमार बीजेपी के पाले से हट जाए तो सुशासन से वो कुशासन के प्रतीक हो जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि इस देश में चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक, एसपी, डीएम, कलेक्टर, थाना प्रभारी, एसएचओ, इन तमाम पदों पर जब तक सभी समाज और जाति और धर्म के लोग नहीं आएंगे तब तक इस देश में बराबर लोकतंत्र के साथ मजाक होता रहेगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि इस देश का जो ब्यूरोक्रेसी सिस्टम है उसमें जब तक एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक समाज के लोग ज़्यादा संख्या में नहीं आएंगे तब तक ये गड़बड़ियाँ होती रहेंगी। सोचिए, एक तो इस देश में जो जातिवादी मनुवादी लोग हैं वो सिस्टम में ऐसे कुंडली मार के बैठे हुए हैं और वो आरक्षण के खिलाफ होते हैं। और वो एक जगह नहीं है, वो मीडिया में भी हैं, जुडिशियरी में भी है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी है, ब्यूरोक्रेसी में है, बिजनेस में है, वो स्पोर्ट्स में है, सिनेमा में है। जब कोई दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री बन जाता है या प्रधानमंत्री बन जाता है तो यही जातिवादी मनुवादी नेक्सस ईमानदारी का ढोंग करने लगता है।
और सबसे ज़्यादा जातिवादी मनुवादी का भंडार मीडिया में है। वहीं से आवाज़ें उठनी शुरू हो जाती है, लेकिन जैसे ही कोई दलित, पिछड़ा, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री पद से हट जाए तो सोचिए ये सो जाता है, फिर ये सरकार की भाषा बोलने लगता है, गुणगान करता है। यही नहीं, आप चपरासी हो या चीफ जस्टिस हो, आप एसपी हो या डीएम हो, अगर आप गैर सवर्ण हैं तो आपके खिलाफ ऐसे जातिवादी मनुवादी आपके पीछे पड़ जाते हैं और आपका सीआर खराब कर देंगे। कभी विजिलेंस की जांच होगी तो हर जगह इस देश में जातिवाद और मनुवाद का गिरफ्त है। इसको इलाज कैसे हो सकता है? इसका इलाज तभी है जब इस देश के 90-85% लोग या तो शिक्षित हो जाएं, लेकिन शिक्षित होंगे कैसे? स्कूल कॉलेज तो बंद कराया जा रहा है, पढ़ाई को महंगा किया जा रहा है, तो आपको किसी न किसी कीमत पर पढ़ना लिखना पड़ेगा, शिक्षित होना पड़ेगा, बिजनेस में जाना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, जिस तरह से सोशल मीडिया पर आप लोगों ने संविधान दिवस को बताया है, आपको अपने वोट के अधिकार को सजग रहना पड़ेगा। मैं बार बार कह रहा हूं, पहले बूथ लूटते थे, अपने नौकरों को जिताते थे रिजर्व सीट पर। जब ओबीसी का जागरण हुआ तब इन लोगों ने ईवीएम ले आया और ईवीएम का खेल अब किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो आज भी इस देश में चाहे आप किसान समाज से हो, जाट हो, पटेल हो, मराठा हो, गुर्जर हो, आप एससी एसटी ओबीसी हो, आपके लिए राजनीति की डगर बहुत कठिन है। चाहे अब अखिलेश यादव हो, चाहे मायावती हो, चाहे लालू यादव हो, चाहे हेमंत सोरेन हो, चाहे शिबू सोरेन हो। सोचिए, इस देश में जगदेव प्रसाद की जघन हत्या होती है, सोनेलाल पटेल को पीट पीट कर मार डाला जाता है, रामस्वरूप वर्मा हो, इनको गुमराह कर दिया जाता है। तो सोचिए, आज भी सोचिए महाराष्ट्र में क्या हुआ। जिस शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया गया तब उनके पास कम सीटें थी, बीजेपी के पास ज्यादा सीटें थी, तब शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया गया। वो मराठा किसान समाज से आते हैं, लेकिन आज जब बीजेपी अपनी ताकत में आ गई तो उसको फडणवीस चाहिए, ब्राह्मण समाज का मुख्यमंत्री चाहिए। कहा जा रहा है कि शिंदे ने घुटने टेक दिया। अरे शिंदे साहब, जब मुख्यमंत्री बनने के लिए तो आपने बगावत की थी, अपनी पार्टी तोड़ी थी, और आज जब आप 55 सीट जीत गए तो भी मुख्यमंत्री। सोचिए अजीत पवार, तो अजीत पवार और शिंदे के सामने क्या संघर्ष है देवेंद्र फडणवीस का। लेकिन जो आरएसएस चाहता है वही होता है, तो आरएसएस ने तय कर लिया है कि इनको बनाया जाए। सोचिए, याद कीजिए, वाजपेयी ने कहा था कि मेरे जूते में 2 कांटे हैं, एक मान्यवर कांशीराम साहब और एक मुलायम सिंह यादव, और उन दोनों को निकाल कर फेंक दिया है। ये तमाम जातिवादी मनुवादी जो दल हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, चाहे कोई और हो, ये बहुजन नेताओं को पहले अपने पाले में लाते हैं या फिर उनको आपस में लड़ा देते हैं। जब तक एससी एसटी ओबीसी की लीडरशिप, अल्पसंख्यक समाज के नेता एकजुट नहीं होंगे। आज सोचिए चिराग पासवान का क्या हुआ। चिराग पासवान को अपने चाचा भतीजे से लड़ा दिया गया और नतीजा आपके साथ है, सामने है। मैं बार बार कह रहा हूं, इस देश के एससी एसटी ओबीसी के लोगों से आपको समझना पड़ेगा, आपको बहुत टैक्टिकल होके संभल कर तमाम बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियों को सत्ता में लाना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास, मैं बार बार कह रहा हूं, यही ईवीएम अगर कांग्रेस बीजेपी सत्ता में, अब तो कांग्रेस भी नहीं कर सकती है, क्योंकि इस देश की जो जातिवादी मनुवादी सिस्टम है और जो लोग हैं वो कांग्रेस के अब खिलाफ हैं। उनके पास हार्डकोर आरएसएस की विचारधारा वाली पार्टी बीजेपी है और वो उसके साथ बने रहना चाहते हैं। आज इस देश में मायावती प्रधानमंत्री बन जाए या अखिलेश यादव या कोई दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक, आप देखिएगा टीवी ईमानदार हो जाएगा, अखबार ईमानदार हो जाएगा, वो एक एक खोद खोद कर खबरें लाएगा और सोचिए झूठ को भी सच बना देगा। कोयला घोटाला सच नहीं था, 2G घोटाला सच नहीं था, लेकिन उसको सच बना दिया गया और कांग्रेस की सरकार चली गई, क्योंकि एक अल्पसंख्यक प्रधानमंत्री था जिनका नाम मनमोहन सिंह था। सोचिए, इस तरह से इस देश में मायावती जी को बदनाम किया गया, अखिलेश यादव को बदनाम किया गया, इस देश में मुलायम सिंह यादव को बदनाम किया गया, शिबू सोरेन को जेल में डाला गया। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना है कि जो दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक नेता है, उनको कम से कम अब बीजेपी से सीखना चाहिए, योगी जी से सीखना चाहिए कि कैसे अपने समाज का और अपनी जाति के अधिकारियों को रखा जाता है ताकि वो सिस्टम में आपके हिस्सेदार रहें।
इस देश में दलित पिछड़ा चाहे भी तो ईवीएम क्रैक नहीं कर सकता, ईवीएम से बेईमानी नहीं कर सकता है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी नहीं करने देगा, क्योंकि वहां जातिवाद सामने आ जाएगा। एक चपरासी हो या चीफ जस्टिस हो, जैसे ही कोई दलित पिछड़ा आदिवासी किसान अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री बनता है, एक तो उनको बनने नहीं दिया जाता है, उनको शिंदे बना दिया जाएगा या चिराग पासवान बना दिया जाएगा, या अगर वो बन भी गया तो वो बेईमानी नहीं कर सकता है, क्योंकि जगह जगह पर ईमानदारी का ढोंग करने वाले लोग सामने आ जाएंगे। इसका मतलब है कि इस देश में स्कूल, अस्पताल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी की लड़ाई लड़ने वाले नेताओं को समझना पड़ेगा, और वो बेईमानी चाह कर भी नहीं कर सकते, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी नेक्सस चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक उनके समाज के लोग नहीं हैं और उनको बनने नहीं देंगे। एक तो शिंदे का सोचिए, शिंदे से पहले पार्टी तोड़वाई गई, फिर उनको मुख्यमंत्री बनाया गया, और अब जब एक 5 साल की सरकार चलाने की बारी आई तो उनको दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल दिया गया। और ये ऐसा नहीं कि आज बीजेपी कर रही है, कांग्रेस भी करती रही है। कांग्रेस ने भी बाबू जगजीवन राम को दूध में पड़ी मक्खी की तरह बाहर कर दिया था। तो सोचिए, इस देश में एससी, एसटी, ओबीसी, किसान, अल्पसंख्यक की बात करना कम रिस्की नहीं है, लेकिन अखिलेश यादव तेजी से, जिस तरह से बहन जी तो इस राजनीति को जानती हैं, उन्होंने भोगा है। अखिलेश यादव तेजी से बहुजन बन रहे हैं, और अब तो तेजस्वी यादव का भी अंदाज बदला बदला लग रहा है। देखते हैं आगे क्या होता है। और रही बात हेमंत सोरेन की, तो जेल से होकर आए हैं। मुझे लगता है कि इस बार 5 साल सरकार चलाने में वो जरूर बीजेपी मॉडल से कुछ न कुछ तो सीखे ही होंगे, और अपने आसपास कम से कम जो जातिवादी मनुवादी लोग हैं उनको जरूर हटाएंगे। मैं बार बार कह रहा हूं, जब मैं जातिवादी मनुवादी कहता हूं तो ये किसी धर्म, किसी जाति के खिलाफ नहीं है, एक कैरेक्टर है। जैसे जो चोरी करता है उसको चोर कहते हैं, उसी तरह से जो अपराध करता है उसको क्रिमिनल कहते हैं, उसी तरह से जो जातिवाद के नाम पर भेदभाव करे उसको जातिवादी कहते हैं, और जो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर भेदभाव करे उसको मनुवादी कहते हैं। तो इसलिए जातिवादी मनुवादी एडजेक्टिव है वो उन लोगों के लिए अप्लाई होता है जो भारत में आज भी जातिवाद करते हैं, चाहे वो जाति के नाम पर, लिंग के नाम पर, धर्म के नाम पर, जिनके दिमाग में शोषण की बात बसी हुई है। तो देखते हैं हेमंत सोरेन जातिवाद मनुवाद को कितना समझ पाए हैं। जेल जाने के बाद उनका अंदाज तो बदला हुआ लग रहा है। फिलहाल कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे जो किसान समाज से, उनको निपटा दिया गया है, और यही हुआ था। सोचिए, शिवाजी महाराज की जब सत्ता गई थी तो वहां पेशवा राज आ गया था। एक बार फिर से देखते हैं कि एक बार एकनाथ शिंदे की सत्ता जाने पर ब्राह्मण समाज के मुख्यमंत्री बन रहे हैं। मैंने सिर्फ एग्जाम्पल दिया, देवेंद्र फडणवीस। क्या एकनाथ शिंदे को दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल दिया गया है? मैं बार बार कह रहा हूं, जगन मोहन रेड्डी के साथ यही हुआ, नवीन पटनायक के साथ यही हुआ। क्या भविष्य में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के साथ यही होगा? जब से नीतीश कुमार बीजेपी के गठबंधन में गए हैं वो कमजोर पड़ रहे हैं। नीतीश कुमार सबसे मजबूत हुए थे लालू यादव और नीतीश कुमार की जब गठबंधन की सरकार बनी थी। तो जब तक बहुजन नेता नहीं सुधरते हैं, बहुजन एससी, एसटी, ओबीसी, किसान, अल्पसंख्यक को समझकर पार्टी कोई भी हो, अपने शोषित वंचित समाज का नेता चुनिए, तभी आपके हक अधिकार बचेंगे। आपकी क्या राय है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।